नमस्ते बच्चों। सपना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आरोह पाठ्य पुस्तिका का पद्य से पाठ आओ मिलकर बचाएं कविता पढ़ेंगे, जिसकी कवयित्री है निर्मला पुतुल। सबसे पहले हम निर्मला पुतुल जी का जीवन एवं साहित्य परिचय पढ़ेंगे। इनका जन्म सन 1972 दुमका झारखंड में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं नगाड़े की तरह बजते शब्द, अपने घर की तलाश में है। निर्मला पुतुल का जन्म एक आदिवासी परिवार में हुआ। इनका आरंभिक जीवन बहुत संघर्षमय रहा। घर में शिक्षा का माहौल होने, अर्थात उनके पिता और चाचा दोनों शिक्षक थे, तो घर में शिक्षा का माहौल होने के बावजूद रोटी की समस्या से जूझने के कारण नियमित अध्ययन बाधित होता रहा। अर्थात घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसीलिए इनकी पढ़ाई भी बाधित होती रही। नर्स बनने पर आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, यह विचार कर इन्होंने नर्सिंग में डिप्लोमा किया और काफी समय बाद इग्नू से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इग्नू से पत्राचार से पढ़ाई करके और बीए की डिग्री इन्होंने प्राप्त करी। संथाली समाज और उसके राग बोध से गहरा जुड़ाव पहले से ही था। नर्सिंग की शिक्षा के समय बाहर की दुनिया से परिचय हुआ। दोनों समाज की क्रिया प्रतिक्रिया से वह बोध विकसित हुआ, जिससे वह अपने परिवेश की वास्तविक स्थिति को समझने में सफल हो पाए। यानी कि पढ़ाई के सिलसिले में ये शहर गई तो शहरी संस्कृति से परिचित हुआ, तो आदिवासी और शहरी समाज की संस्कृति और सभ्यता से वह परिचित हुई। तब उन्हें अपने आदिवासी समाज में शहरी संस्कृति के प्रभाव को उन्होंने देखा। उन्होंने आदिवासी समाज की विसंगतियों का अर्थ होता है असंगतियों को तल्लीनता से उकेरा। यानी अपनी कविता में इन जो उन्होंने अपने आदिवासी समाज की विसंगतियों को देखा, उसे उन्होंने तल्लीनता से अपनी कविता में लिखा। कड़ी मेहनत के बावजूद खराब दशा, कुरीतियों के कारण बिगड़ती पीढ़ी, थोड़े लाभ के लिए बड़े समझौते, पुरुष वर्चस्व, स्वार्थ के लिए पर्यावरण की हानि, शिक्षित समाज का दिक्कुओं और व्यवसायों के हाथ की कठपुतली बनना आदि वे स्थितियां हैं जो पुतुल की कविताओं के केंद्र में हैं। वे आदिवासी जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं से कलात्मकता के साथ हमारा परिचय कराती है और संथाली समाज के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को बेबाकी से सामने रखती है। संथाली समाज में जहाँ एक और सादगी, भूलापन, प्रकृति से जुड़ाव और कठोर परिश्रम करने की क्षमता जैसे सकारात्मक तत्व हैं, वहीं दूसरी ओर उसमें अशिक्षा, कुरीतियां और शराब की ओर बढ़ता झुकाव भी है। आओ मिलकर बचाएं कविता में दोनों पक्षों का यथार्थ चित्रण हुआ है। बृहत्तर संदर्भ में यह कविता समाज में उन चीजों को बचाने की बात करती है जिनका होना स्वस्थ सामाजिक प्राकृतिक परिवेश के लिए जरूरी है। प्रकृति के विनाश और विस्थापना के कारण आज आदिवासी समाज संकट में है, जो कविता का मूल स्वर है। संथाली भाषा से हिंदी रूपांतरण अशोक सिंह ने किया है। आओ मिलकर बचाएं कविता में कवयित्री निर्मला पुतुल ने आदिवासी जीवन के संकट की चर्चा की है। कवयित्री स्वयं आदिवासी समाज से संबंधित है। उसको शहरी अपसंस्कृति के प्रभाव के कारण आदिवासी सभ्यता संस्कृति की मौलिकता नष्ट होने का खतरा दिखाई दे रहा है। शहरी संस्कृति के दुर्गुण आदिवासी जीवन के सौंदर्य को नष्ट कर रहे हैं, उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं। उनमें नग्नता और अश्लीलता बढ़ रही है। नशीले पदार्थों के सेवन से उनका स्वास्थ्य नष्ट हो रहा है। उद्योग धंधों की स्थापना होने से जंगल को काटा जा रहा है और प्राकृतिक सुंदरता मिट रही है। कवयित्री ने इस कविता के माध्यम से आदिवासियों के जीवन को बचाने का संदेश दिया है। कविता शुरू करने जा रहे हैं। आओ मिलकर बचाएं। अपनी बस्तियों को नंगी होने से शहर की आबो हवा से बचाएं उसे। आबो हवा का अर्थ होता है जलवायु या वातावरण। आबो का अर्थ जल से होता है, जलवायु और वातावरण। नंगी का यहाँ पर दो अर्थ है, एक तो अश्लीलता से और दूसरा वृक्ष विहीन से। कवयित्री कहती है कि शहरी सभ्यता और संस्कृति का तेजी से फैलाव हो रहा है और इसका प्रभाव आदिवासियों की बस्तियों पर पड़ रहा है और वहाँ के लोग इससे प्रभावित होकर इस शहरी संस्कृति को अपना रहे हैं।
इससे आदिवासियों की संस्कृति के नष्ट होने का खतरा पैदा हो गया है। आदिवासियों के जीवन में नगरों की नग्नता और अश्लीलता आदि बुराइयां प्रवेश कर रही है। शहरीकरण के बढ़ने के साथ जंगलों का विनाश हो रहा है। इससे वहां का प्राकृतिक सौंदर्य नष्ट हो रहा है और वहां का वातावरण प्रदूषित होने लगा है, क्योंकि उद्योग धंधे जो है वृक्षों को काट कर उद्योग धंधे स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे कि वहाँ का वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है। इसीलिए सभी को मिलकर शहरी सभ्यता और संस्कृति से, शहरीकरण से इन आदिवासी बस्तियों को बचाना होगा। बचाए डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में, हड़िया का अर्थ होता है हड्डियों का ढांचा। यहाँ कवयित्री कहती है कि आदिवासी लोग शहर की सभ्यता और संस्कृति की ओर आकर्षित हो रहे हैं और उसको जीवन में अपना रहे हैं। शहरों में प्रचलित नशा करने की आदत उन पर हावी होती जा रही है। घातक घातक नशीले पदार्थों का सेवन करके उनका शरीर हड्डियों का ढांचा होता जा रहा है। यदि उनको नहीं रोका गया तो पूरी की पूरी बस्ती नष्ट हो जाएगी। हम सबको मिलकर शहरी संस्कृति के प्रभाव से आदिवासी समाज की संस्कृति को बचाना होगा। अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन। संथाल परगना ये झारखंड का एक आदिवासी क्षेत्र है। माटी का रंग का अर्थ होता है संस्कृति। इस अंश में कवयित्री अपनी संथाली समाज की स्वाभाविक विशेषताओं को शहरी संस्कृति से बचाने का आग्रह करते हुए कहती है कि आदिवासी संथाली समाज के लोगों को शहर की संस्कृति के दुष्प्रभाव से बचना चाहिए और कहती है कि अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, उनके चेहरे पर उनकी लोक संस्कृति की छाप स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए, अर्थात उनके हर क्रियाकलापों में संथाल क्षेत्र की संस्कृति की विशेषताएं दिखाई देनी चाहिए। उनके अपने बोलचाल में भी झारखंडी भाषा का प्रयोग होना चाहिए। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन, दिल का अक्खड़पन, जुझारूपन भी। यह जीवन की गर्माहट से आशय है उत्साह और उमंग से। मन का हरापन यानी मन की मधुरता। अक्खड़पन का अर्थ होता है अकड़ना। जुझारूपन का अर्थ होता है संघर्ष करना। देखिए, इस अंश में कवयित्री कहती है कि ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट। पहले संथाली आदिवासी समाज के लोगों के काम करने में जो उत्साह और उमंग दिखाई देता था, अब शहरी संस्कृति के प्रभाव के कारण यहाँ के लोगों के क्रियाकलापों में शिथिलता आ गई है। पहले जैसा कार्यों में उमंग और उत्साह नहीं दिखाई देता। कवयित्री कहना चाहती है कि संथाली लोगों को अपनी उदासीनता छोड़नी चाहिए, तभी उनमें फिर से उत्साह का भाव जागृत होगा। मन का हरापन, भोलापन, दिल का। कवयित्री कहती है कि पहले संथाली समाज के लोग आपस में मधुरता का व्यवहार किया करते थे, मिलजुल कर प्रेम से रहते थे, किंतु शहरी संस्कृति को अपनाकर अब इनमें मधुरता के भाव समाप्त हो गए हैं। भोलापन, दिल का। पहले ये दिल के भोले होते थे, भोलापन इनकी विशेषता थी, किंतु अब इनमें भोलेपन की विशेषता समाप्त हो गई है। शहरी संस्कृति के प्रभाव में आकर ये लोग छल कपट करने लगे हैं। अक्खड़पन, जुझारूपन भी। पहले ये लोग अक्खड़ और जुझारू होते थे, अर्थात सही बात के लिए अड़ जाना और संघर्ष करना उनका स्वभाव था, किंतु अब उनमें ये विशेषताएं भी समाप्त होती जा रही है। कवयित्री कहती है कि संथाली समाज के लोगों की इन स्वाभाविक विशेषताओं को शहरी संस्कृति के प्रभाव से हम सबको मिलकर बचाना होगा। भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताजी हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाहट। यहाँ भीतर की आग प्रतीक है जो आदिवासी लोगों के उत्साह और साहस के गुणों को सूचित कर रहा है। भीतर की आग, कवयित्री कहती है कि आदिवासी लोगों के मन में जो पहले उत्साह होता था, अब वह दिखाई नहीं देता है।
धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन। पहले आदिवासी समाज के लोग वीर और साहसी होते थे। धनुष बाण ही उनकी अस्त्र शस्त्र होते थे, जिनसे वे अपने शत्रु का सामना वीरतापूर्वक करते थे। किंतु अब शत्रुओं को मारने के लिए धनुष बाण का प्रयोग नहीं करते, अर्थात अब उनमें शत्रुओं का सामना करने का साहस भी नहीं रहा है। कुल्हाड़ी की धार। पहले कुल्हाड़ी इनकी आजीविका का साधन हुआ करती थी। कुल्हाड़ी से वृक्षों की लकड़ियां काटकर वह अपना गुजारा करते थे, किंतु अब ये परिश्रम करना ही नहीं चाहते हैं। जंगल की ताजी हवा, नदियों की निर्मलता। शहरीकरण के बढ़ते प्रभाव के कारण जंगलों को काटा जा रहा है और उद्योग धंधे स्थापित किए जा रहे हैं, जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषण बढ़ गया है। अब आदिवासी लोगों को स्वच्छ ताजा हवा भी नहीं मिल पा रही है और पर्यावरण प्रदूषण बढ़ने के कारण नदियों के पानी में भी स्वच्छता नहीं रही है। पहाड़ों का मौन। शहरीकरण के बढ़ने से शहरी लोगों की जंगलों में चहल पहल बढ़ गई है। यातायात के साधनों का शोरगुल भी बढ़ गया है, इसीलिए पहाड़ों पर मन मोहने वाली शांति भी अब नहीं रही है। गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन। पहले संथाली समाज के लोक गीतों की धुन सुनाई देती थी, किंतु अब शहरीकरण के बढ़ने के साथ साथ कई आदिवासी बस्तियां समाप्त होती जा रही है, इसीलिए लोक गीतों की धुन भी नहीं सुनाई देती है। मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाहट। शहरीकरण जिस तरह बढ़ रहा है, उसके कारण जंगल, खेत सब नष्ट होते जा रहे हैं। इस कारण अब यहाँ हरी भरी फसलें नहीं दिखाई देती और ना ही मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू आती है। इसलिए कवयित्री कहना चाहती है कि संथाली समाज की इन विशेषताओं को, जो शहरी संस्कृति और शहरीकरण के कारण धीरे धीरे मिटती जा रही है, उसे हम सभी को मिलकर बचाना होगा। नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत। कवयित्री कहती है कि संथाल क्षेत्र में हर पर्व और उत्सव पर लोग नाचते थे, गाते थे। वहाँ लोगों के नाचने के लिए खुला आंगन होता था, किंतु अब शहरीकरण के बढ़ने से वे खुले आंगन भी नहीं रहे हैं। पहले यहाँ संथाली समाज के लोग हर खुशी के अवसर पर लोक गीत गाया करते थे, किंतु शहरी संस्कृति के प्रभाव से अब वहाँ लोक गीतों की धुन भी नहीं सुनाई देती। हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत। पहले संथाली समाज के लोग स्वाभाविक रूप से खिलखिलाकर हंसते थे, किंतु अब शहरी संस्कृति को अपनाने के कारण उनकी हंसी में भी बनावटीपन आ गया है। रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत। पहले आदिवासी क्षेत्रों में विभिन्न अवसरों पर लोग हंसते, रोते और गाते थे। वहां रोने के लिए एकांत स्थान की भी कमी नहीं थी, किंतु अब शहरीकरण के बढ़ने से वहां के लोगों के लिए एकांत स्थान भी नहीं रहे हैं। बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। इस अंश में कवयित्री कहती है, पहले आदिवासी क्षेत्रों में बच्चों के खेलने के लिए खुला मैदान होता था, सब और हरियाली होती थी, तो पशुओं को भी हरी हरी घास खाने को मिलती थी और बूढ़े बूढ़े लोग मन की शांति के लिए पहाड़ों पर जाया करते थे। उस समय पहाड़ों पर भी शांति थी, किंतु अब शहरीकरण के बढ़ने से वहाँ उद्योग धंधे, बड़े बड़े भवन बनने लगे हैं, जिसके कारण बच्चों के खेलने के मैदान समाप्त हो गए हैं। पशुओं को भी हरी हरी घास प्राप्त नहीं होती है और यातायात के साधन और शहरी लोगों के चहल पहल से पहाड़ों पर भी पहले जैसी शांति नहीं रही है। इसीलिए कवयित्री कहती है कि शहरीकरण के दुष्प्रभाव से आदिवासी बस्तियों को नष्ट होने से हम सबको मिलकर बचाना होगा। और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने। कवयित्री कहती है कि आज विश्व में चारों ओर अविश्वास का वातावरण है। हर व्यक्ति अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है, इसीलिए कोई किसी की बात पर सहज रूप से विश्वास नहीं कर पाता। कवयित्री अपने समाज के आदिवासी लोगों को इस दोष से बचाना चाहती है, इसीलिए कहती है कि
आदिवासियों के जीवन में अब भी थोड़ा विश्वास, थोड़ी आशाओं के भाव बचे हुए हैं। अब भी उनके मन में सुनहरे भविष्य के सपने शेष हैं। कवयित्री संथाली लोगों से उनके विश्वास, आशाएं और भविष्य के सुनहरे सपने को बचाए रखने का आग्रह कर रही है। आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। कवयित्री पाठकों को प्रेरित करते हुए कहती है कि आओ हम सब मिलकर उनकी आशाओं, विश्वासों और सपनों को बचाएं। अविश्वास के इस दौर में भी अब भी उनमें अनेक अच्छाइयाँ बची हुई है। हमें समय रहते उन्हें बचा लेना चाहिए।